वहीं राजधानी लखनऊ के विकास नगर में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ है। अलग अलग तरीके की बीमारियों से ग्रस्त भारी संख्या में मरीज इस मेले में पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इस मेले में मरीजों को स्वस्थ रहने के नुस्खे भी बताए गए हैं। मरीज डॉक्टरों के परामर्श से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मेले में स्वास्थ्य की बेहद ही अच्छी व्यवस्था हुई है। तो वहीं डॉक्टर भी मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का बखूबी समाधान करते नजर आए हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट की तरफ से आयुष विभाग से जैसे योगा है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, हम लोग का आयुर्वेद है ये, और एलोपैथी विभाग से भी संचारी और काफ़ी रोगों के बारे में बताया जा रहा है लोगों को, और दवाइयाँ भी दी जा रही है, और फ्री निःशुल्क जांच की व्यवस्था भी है यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के बारे में। मैम आइए, क्या यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ जी, यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ पे चश्मा फ्री मिल रहा है, दवाएं मिल रही हैं, जांचें शुगर और बीपी की जांचें भी हो रही हैं। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं जानकीपुरम से। जानकीपुरम से। जी हाँ, यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, डॉक्टर भी अच्छे आए हुए हैं और दवाइयाँ भी अच्छी मिल रही है। यहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में गौवंश पशुओं को संरक्षित करने का अभियान अब किसानों के साथ साथ आम जनमानस तक को भी नुकसान पहुंचाने लगा है। इसके चलते अब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के लोगों को आवारा गौवंश से निजात दिलाने के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके चलते धरातल पर मंत्री द्वारा काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की पहल पर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी खादर क्षेत्र में काऊ सेंचुरी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी को लेकर जनता टीवी ने संजीव बालियान से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान है, जो पशुपालक विभाग से आते हैं, और आज ये मेगा सकरपुर के क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां 5000 गायों को लेकर एक सरकारी योजना से शेड बनेगा और वहां पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। सर, पहले तो जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो किस तरह की ये योजना है, कितनी गाय रहेंगी और क्या क्या इसमें? देखिए, जब इस बार का चुनाव था तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक समस्या है गौवंश जो सड़क पर घूमता है, उसका कोई ना कोई समाधान करेंगे। उसी से प्रेरित होकर पहला पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप इसे, काऊ सेंचुरी के नाम से ये जनपद मुजफ्फरनगर में हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें करीब ये 70 हेक्टेयर के करीब यहाँ ज़मीन है, जिसमें करीब 10 हेक्टेयर में शेड, और शेड के साथ साथ बायोगैस प्लांट, ये इंसिनेटर जिसमें अंतिम संस्कार होता है गाय का, वो भूसे के साइलेज की यूनिट्स, यहाँ जो काम करेंगे उनके रहने की व्यवस्था, ये सब पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद इसके चलाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार 30 रुपये देती है। सभी अभी नया शासनादेश आया कि ग्राम पंचायतें 32 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से देंगी। और शहर के कुछ जिन लोगों को गाय से वाकई प्रेम है, गौवंश से प्रेम है, उनकी कमेटी बनाई जाएगी प्रशासन के साथ मिलकर, कि सब मिलकर सब संसाधन, प्रदेश सरकार का पैसा, ग्राम पंचायतों का पैसा और जनता का सहयोग। ये यहाँ के बिजनेसमैन बड़े अच्छे हैं, सबने गाय पाली हुई है। यहाँ जितनी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ के अच्छे लोग, यहाँ के समाज सेवी लोग, यहाँ के अच्छे किसान, सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और एक इस समय आदर्श काऊ सेंचुरी के रूप में चलाने का ऐसा प्रयास करेंगे। अब तक हमने जब काऊ सेंचुरी या गौशाला की बात करते तो कई बार लगता है कि गाय की अच्छी सेवा नहीं हुई, भूखी है, ये है। प्रयास रहेगा कि आदर्श काऊ सेंचुरी के रूप में इसे डेवलप करें। आने वाले समय में यहाँ जो रिसर्च हैं या कुछ और बातें हैं इस गाय से संबंधित, ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। बहुत सी ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो भविष्य में इससे आगे खुलेंगे। ये पहला प्रयास है, अगर ये कामयाब रहा तो हो सकता है पूरे प्रदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की काऊ सेंचुरी बने। सर, ये प्रदेश की पहली काऊ सेंचुरी है। हाँ, आप यही कह सकते हैं। और शायद इतनी बड़ी 5000 की जो हम सोच करके चल रहे हैं और तो कहीं नहीं होगी शायद। क्या दुधारू पशु भी रहेंगे? सब तरह का पूरा गौवंश यहाँ पर रहेगा। क्या बजट कितना होगा सर इसका, और टाइम कितना होगा सर? मैंने तो कहा है कि 3 महीने के अंदर इसे बनाइए, 1 आध महीना ऊपर नीचे, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि टाइम लाइन से मैच करें। बजट की व्यवस्था उसी हिसाब से मंत्रालय करेगा जैसे कि प्रोजेक्ट बनेगा। अभी तो आज शुरुआत है, प्रोजेक्ट बनेगा। सर, क्षेत्रीय लोगों को कोई रोजगार भी मिलेगा इस चीज़ से? भाई कुछ तो लोग काम करेंगे और सेवा करने का अवसर मिलेगा।
मुझे लगता है आपको भी अवसर मिलना चाहिए सेवा करने का गौवंश के। तो हफ्ते में एक दिन आना, यहाँ गाय की सेवा करना, भूस करना, उन्हें नुहाना धोना, ये आपका भी करने जा रहा है। ये सरकार, केंद्र सरकार की एक योजना है और जिसका सीधा सीधा लाभ मुजफ्फरनगर को मिलेगा। और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार जो भटकती रहती है, लावारिस गाय जो सड़क पर पड़ी रहती है, जिनको लेकर कई बार विवाद भी हुआ है, लोगों को दिक्कतें भी हुई है, विरोध भी किया गया, उस चीज़ का निस्तारण इस काऊ सेंचुरी में होगा। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। तो वहीं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजकीय पॉलिटेक्निक्स मिर्जापुर और राजकीय राजगढ़ के वार्षिक खेलकूद वाद विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री ने 800 मीटर और 400 मीटर की विजयी खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही खिलाड़ियों को बधाई दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मीडिया से बात करते हुए आशीष पटेल ने कहा कि पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को बहुत आगे लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी और अपनी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी की ओर से आदरणीय भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म जयंती के अवसर पर ढेर सारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और राष्ट्र के योगदान, राष्ट्र के लिए उनका जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से ढेर सारा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो वहीं चुनार थाना इलाके में हुई चोरी के मामले में पुलिस आरोपी चोर की निशानदेही पर एक कबाड़ी की दुकान पर शनिवार को छापा मारने पहुंची। कबाड़ के दुकानदार को पुलिस थाने ले आई है। पूछताछ के दौरान कबाड़ी ने आरोपी चोर के सामने सामान खरीदने से इनकार किया है, लिहाजा पुलिस ने आवश्यक छानबीन की है। कबाड़ी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कबाड़ी अपना दल एस का जोनल पदाधिकारी बताया जा रहा है। इसके बाद आधी रात तक अपना दल एस के नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंचे सीओ मांझी राव के आश्वासन के बाद फिलहाल मामला शांत हुआ है। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी और अपनी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी की ओर से आदरणीय भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म जयंती के अवसर पर। तो वहीं यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अयोध्या में साफ किया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट में कौन गया है ये आप सबको मालूम है, किस पार्टी के किस कार्यकर्ता के संबंधी लोग कोर्ट में पक्षकार है, आप ये सब जानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आवश्यकता मुझे बताने की नहीं है, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि भाजपा जानबूझकर नगर निकाय चुनाव में देरी करा रही है। यह है निकाय चुनाव की जहां तक बात है, अब आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सुशासन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी और मुख्य विकास अधिकारी नंदकिशोर कलाल इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को योजना से संबंधित स्वीकृति पत्र उनके द्वारा दिया गया है। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए सपना देखा था, उस प्रधानमंत्री ने साकार कर दिया है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से सीधे उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। तो वहीं महोबा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ी सौगात दे दी है। जिला अस्पताल परिसर में पीपीपी मॉडल के तहत बनाए गए आधुनिक डायलिसिस सेंटर का सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने आज फीता काटकर शुभारंभ कर दिया। डायलिसिस सेंटर में पहले चरण में 3 शिफ्टों में 30 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के 74वें प्रकट उत्सव भव्य शोभा यात्रा का
शुरुआत हो चुकी है। ये शोभा यात्रा अयोध्या में रामकोट के चारों तरफ परिक्रमा करती है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अंतिम दिन 25 दिसंबर को रामलला के गर्भगृह में स्थापित कलश के साथ भगवान श्री राम के बाल स्वरूप में रथ पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ निकले हैं। रथ पर आगे हनुमान जी के स्वरूप विराजमान थे तो पीछे हनुमान गढ़ी के निशान के साथ साधु संत और पीले कपड़ों में सजे धजे वेद पाठी बच्चे चल रहे थे। भूमि परिषद से भी कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। सबसे पहले यहाँ से ही मंदिर भगवान भूत बामन भोलेनाथ क्षीरेश्वरनाथ मंदिर से चल करके और कलश पूजन के लिए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है और ये समिति के द्वारा जब और इसके बाद आज प्रातःकालीन 11:30 बजे कलश ला करके और वह कलश को ले करके और पूरे रामकोट की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा का स्वरूप आपको देखने को मिल रहा जो भव्य दिव्य रूप से आज यह परिक्रमा रामकोट की भगवान श्री राम के स्वरूप को लेकर के और कलश जो पूजन कलश है उस कलश को लेकर के सभी संत महंत और वैदिक विद्वानों के साथ सदगृहस्थों को लेकर के और यात्रा प्रारंभ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में हुए बलवंत सिंह की मौत के मामले में कोर्ट ने फरार 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनमें मेहता चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार और सिपाही प्रशांत पांडे शामिल हैं। पुलिस ने आज मेहता चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन पुलिसकर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई थी जिसके बाद एक शख्स की इन लोगों ने हत्या कर दी थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ में आज एक और कंपनी ने उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि आक्सा एयरलाइंस ने लखनऊ से मुंबई के लिए अपनी पहली उड़ान शुरू कर दी है। उड़ान से पहले शनिवार को आक्सा के सीईओ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी कंपनी की गतिविधियां बताई। सीएम ने आक्सा अधिकारियों से वायुसेना के मॉडल, रूट, ईंधन और किराए आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रारंभ की गई उड़ान योजना का यूपी के लोगों को सर्वाधिक लाभ होगा, उनकी तरफ से भी ये जिक्र किया गया है। तो वही समेद शिखराजी जो कि जैन समाज का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, झारखंड और केंद्र की सरकार के तीर्थ स्थल को वन्य आभरण क्षेत्र, पर्यटक क्षेत्र घोषित किए जाने के खिलाफ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर पर राजभवन में उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सम्मानित होने वाले जिलाधिकारी में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल, पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना शामिल है। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन की पत्रिका देवभूमि संवाद का विमोचन किया है। इस पत्रिका में राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों और उनके भाषण का संकलन है। जी हाँ, देखिए केदारनाथ यात्रा जो है आप सभी जानते हैं कि काफ़ी हाइट्स में और साथ ही उसमें 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक रूट भी है। और इस बार जैसे आपने देखा जब से कपाट खुले थे और कपाट बंद होने तक लगातार यात्रा अनवरत चलती रही, मानसून में भी उसमें कोई खास कमी नहीं आई थी। तो सभी यात्रियों की सुविधाएं, यात्री शेड, टॉयलेट्स, साफ सफाई, पीने का पानी और साथ ही घोड़ा कच्चर, हेली ऑपरेशंस, कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस बार यात्रा रिकॉर्ड संचालित हुई है और आने वाली यात्रा के लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और निश्चित तौर पे अगर कुछ और सुधार के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सजेशंस हमें प्राप्त हुए, आने वाली यात्रा में उसको और बेहतर मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनको आज सम्मान दिया गया है। और जो हरिद्वार के डीएम साहब विनय शंकर पांडे जी हैं, नैनीताल के डीएम धीरज गबरियाल जी हैं और पौड़ी के आशीष चौहान जी और रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित और चमोली के डीएम हिमांशु खुराना जी को आज पुरस्कार दिया गया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैंने जब 13 डिस्ट्रिक्ट्स का भ्रमण किया, वहां पर रुक कर बहुत बारीकी से इनके काम को देखा है और 360 डिग्री स्पेक्ट्रम में देखा था।
उसके बाद में इसको बहुत ही एक सूचित, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक डीएम है उनका परफॉर्मेंस को नापा गया, मापदंड किया गया, उसको बारीकी से एनालाइज किया और उसके बाद ये जो 5 हमारे डीएम हैं इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको आज सम्मान दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज हल्द्वानी पहुंचे हैं। आपको बता दें, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर दिए। गणेश गोदियाल ने लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के टेंडर में गोलमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार 3000 करोड़ की इस परियोजना में बड़ा खेल करना चाहती थी। गणेश गोदियाल ने कहा कि मार्च 2022 में टेंडर होने के बाद बार बार शर्तों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकार इससे पूरी परियोजना का काम अपने किसी चहेते को देना चाहती है। वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि परियोजना में भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार ने सिंगल टेंडर को ओपन करने की प्रक्रिया जारी की। गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की ये पारपाठी बंद होनी चाहिए। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना में जो कि मार्च 2022 को उसका टेंडर हुआ था और उसके बाद अब तक उसमें 2 बार उसकी शर्तों में बदलाव किया गया और 2 बार इसलिए बदलाव किया गया कि सरकार चाहती थी कि जिसको ये काम सरकार जानबूझकर इस शर्तों में बदलाव करके किसी एक को काम देना चाहती थी, उसको एक काम दिया जा सके, इसलिए शर्तों में बार बार बदलाव किया गया। सीबीसी गाइडलाइन है कि इतने बड़े काम को आप सिंगल टेंडर पे नहीं दे सकते, आप दोबारा टेंडर करें। लेकिन चूंकि सरकार ने सिंगल टेंडर को ओपन करने के लिए प्रक्रिया जारी की है, जिसका प्रमाण ये जल विद्युत निगम का पत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये सिंगल बिड ओपन की जाए और ये बिड ओपन हो चुकी है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि सरकार 3000 करोड़ के इस प्रकार के कार्य को भ्रष्टाचार करके किसी एक बिडर को देकर ये प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, प्रदेश के हितों के साथ अनदेखी कर रही है। तो वही राजधानी देहरादून में आज 51 कन्याओं का बालाजी सेवा समिति की ओर से विवाह करा दिया गया है। समिति ने विवाह का सभी खर्च खुद उठाया है। मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और राजपुर के स्थानीय विधायक खजान दास सहित कई लोगों ने शिरकत की। बालाजी सेवा समिति अब तक 85 कन्याओं का विवाह करा चुकी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस अवसर पर लड़कियों को आशीर्वाद दिया है। उनका कहना है कि उनकी सरकार बेटियों के लिए लगातार काम कर रही है और बालाजी सेवा समिति ने जिस तरीके के कदम उठाया है और कन्याओं का विवाह कराया है वो बहुत ज्यादा सराहनीय कदम है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।